नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में। और ये है newsviews360.com का न्यूज़ रूम। आज एक बहुत दिलचस्प किस्सा लेकर आपके बीच आया हूं और ये कहानी यानी ये स्टोरी मैंने नहीं की है, मेरे एक मित्र जो मेरे सहयोगी हैं शिवम द्विवेदी ने इसको किया है। शिवम दुबे ने एयरसेल के ऊपर कहानी किया है कि एयरसेल क्यों बैन हुई, एयरसेल पे नेटवर्क आ रहा क्यों बंद हो गया, क्यों लोग एयरसेल के यूजर जो है पोर्ट करा रहे हैं। तो ये मामूली कहानी सिर्फ एयरसेल की नहीं है, ये कहानी है जो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के अनियमितताओं पर बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है, आवंटन पे प्रश्न उठाती है और बाहर की कंपनियों के इन्वेस्टमेंट पे जिसकी देखरेख सेबी करती है, जिसकी देखरेख जो है नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल भी करती है, इस पे भी प्रश्न उठता है। तो बहुत सारे प्रश्न उठाती हुई एक स्टोरी है छोटी सी जो आपके बीच लेके आया हूँ, कहानी एयरसेल की। तो कहानी एयरसेल में इसलिए क्योंकि हम जब मोबाइल का जनरेशन शुरू हुआ था तो हम लोगों के पास जियो नहीं था, तो जियो नहीं था तो हम लोग कैसे एडजस्ट करें कम पैसे में, तो हम लोग एयरसेल के सहारे जीते थे। हम युवाओं की यही कहानी है, आप अतीत में उठा के देख लीजिए। तो कहानी एयरसेल में, तो एयरसेल की वही कहानी, वही कंपनी है जिसने मैक्सिस के साथ डील की थी। अब मैक्सिस क्या है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए मैक्सिस क्या है। मैक्सिस एक कंपनी है जो कि मलेशिया की है। 2004 में 5 में एयरसेल का 74% जो है शेयर खरीद ली थी। उससे पहले 1999 में एयरसेल आ चुकी थी। शिवशंकरन जो कि एक चेन्नई के रहने वाले हैं, उन्होंने इसको ला दिया था। वो जो है इसको एज अ स्टार्टअप इसको 1999 में लॉन्च कर दिया था। उस टाइम पे 20वीं शताब्दी में या 21वीं सदी में हमारा की शुरुआत में हमारा फोनिंग यानी कि जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का फल फूल रहा था, मोबाइल एग्जिस्ट करना शुरू हुआ था, उसी दौर में ये ला दिया गया था 1999 में। उसके बाद 2004 और 5 में यानी कि ठीक 7 साल बाद जब इंडिया में मोबाइल का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, दुनिया की नजर इस पे पड़ी, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने आने लग गई, जिसके तहत मैक्सिस भी आती है। और मैक्सिस एयरसेल के साथ 2004 और 5 में डील करती है। एयरसेल का 74 से 75% जो शेयर होता है मैक्सिस खरीद लेती है। जब शेयर खरीद लेती है तो उसके बाद वो 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर देती है, जिसके फलस्वरूप अभी तक सिर्फ तमिलनाडु में ही सक्रिय एक छोटी सी टेलीकॉम कंपनी एयरसेल नेशनल कंपनी बन जाती है, पूरे देश में बिजनेस करने लगती है, यानी पूरे देश की यूजर को मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करने लगती है। उसके बाद एयरसेल से जुड़ी और कहानी आती है। एयरसेल वही कंपनी है जो अनियमितताओं के चलते, जिसमें यूपीए फर्स्ट में जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, क्या नाम था इनका, दयानिधि मारन, जो एआईएडीएम की जो कि जयललिता की पार्टी है चेन्नई की, उसके नेता हुआ करते थे। यूपीए फर्स्ट में एआईडीएमके के साथ यूपीए का कॉलिजन होता है, लिहाजा मंत्रालय भी बंटने होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में इनको यानी कि दयानिधि मारन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया जाता है, यानी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी जाती है। और टेलीकॉम मिनिस्ट्री में बड़ा घोटाला हो जाता है और घोटाले में एयरसेल का नाम आता है, उसमें इनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर देखिए बाद में क्या होता है, बाद में 2007 में फिर यूपीए सरकार में आती है, यूपीए 2 उसको कहा जाता है। वहां पर जो ये मंत्रालय होता है उसको दिया जाता है किसको, ए राजा को। फिर उसमें 2G घोटाला होता है। एआईडीएमके के प्रमुख जो करुणानिधि हैं उनका भी नाम होता है, उनकी बेटी कानीमोजी का नाम होता है, ए राजा का नाम होता है। ए राजा जेल जाते हैं। 2018 में उसका निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत या सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत में माफ कीजिएगा सीबीआई की विशेष अदालत में इनको बरी कर दिया जाता है। यानी कि ये घोटाले होते रहते हैं, लेकिन कब हुए, कहाँ हुए, बरी भी हो गए, पैसा गया कहाँ किसी को नहीं पता। तो ये छोटी स्टोरी तो है लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रश्न उठा रही है। ये शिवम की स्टोरी है, मामूली आदमी की स्टोरी नहीं है। बचे हुए अब आते हैं जो 74% उसने खरीद लिया था, बचे हुए जो 24% जो शेयर बच रहा था कंपनी का, इसको फिर एक कंपनी ने खरीद लिया। उस कंपनी का नाम था शिवशंकरन से इस कंपनी ने खरीद लिया सिंधा सिक्योरिटी नाम की कंपनी। अब सिंधा सिक्योरिटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ सिंधा सिक्योरिटी क्या है। सिंधा सिक्योरिटी इंडिया की कंपनी है जो कि अपोलो हॉस्पिटल चलाती है, यानी कि जिसकी प्रमोटर जो है वो है सुनीता रेड्डी। और सुनीता रेड्डी ने जैसे ही इस कंपनी के शेयर को खरीदा, उन्होंने खेला खेल दिया। खेला मतलब यूपी की भाषा है, मेरी भाषा है, तो उन्होंने खेला खेल दिया। इनके पास जाते ही कंपनी में जो है गुजरात, केरल और उसके बाद हरियाणा में डील करना बंद कर देती है, पंजाब में डील करना बंद कर देती है, सेवा देना बंद कर देती है, जिसके फलस्वरूप लोगों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते, लोग परेशान हो जाते हैं। 14 सितंबर 2016 के दिन याद रखने वाला है, क्योंकि इस दिन रिलायंस और एयरसेल का भारत मिलाप हुआ था, यानी कि एक दूसरे से
मिले थे और 14 सितंबर 2016 को ये मिले और बाद में कुछ ही समय के बाद रिलायंस और एयरसेल का ब्रेकअप हो जाता है। ये मेरी भाषा नहीं है, शियोम की भाषा है। और ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग हो जाती हैं। और जैसे ब्रेकअप होता है, जैसा कि आमतौर पे होता है, ब्रेकअप के बाद तुरंत पैसा की लाइन क्लियर होती है और लाइन इधर भी क्लियर होती है। एयरटेल और एयरसेल एक हो जाते हैं। जब एयरटेल और एयरसेल एक हो जाते हैं तो किस्मत खराब हो जाती है, यानी कि बहुत अच्छी किस्मत एयरसेल की नहीं रहती है और फलस्वरूप क्या होता है कि एयरसेल और एयरटेल का भी ब्रेकअप हो जाता है। अब समझिए ऐसा हुआ क्यों था। अब मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, सीएम ने स्टोरी की है, लिहाजा ये पैराग्राफ मुझे पढ़ना आप लोगों के तक पहुंचाना जरूरी है। तो मामला ये है कि फरवरी का महीना प्यार का महीना होता है और 21 तारीख और 22 तारीख 2018 को 34 लाख लोगों के मोबाइल की सिम में नेटवर्क आना बंद हो जाता है। तो क्या मालूम हुआ कि कंपनी के ऊपर 15,500 करोड़ रुपए का कर्जा है। हालांकि इन्होंने जो स्टोरी लिखी है भोपाली एक्सेंट में लिखी है, पढ़िएगा, वेबसाइट पे अवेलेबल है, बड़ा मजा आएगा। तो 15,500 करोड़ रुपए का कर्जा होता है तो कंपनी जो है पैसा लौटाने की सिचुएशन में नहीं रहती है और मना कर देती है कि हम पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा, मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ रहा हूं, और ज्यादा परेशानी तब आ गई जब रिजर्व बैंक ने आदेश जारी किया कि जनाब जिस कंपनी ने जो लोन लिया है बिल्कुल तय तारीख से चुकाना पड़ेगा। और ऊपर से VI एयरसेल वालों ने सितंबर 2017 से कई किस्तें चुकाई ही नहीं थी, लिहाजा इस कंपनी को बैन करना पड़ा, बंद करना पड़ा, बंद हो रही है, ये बता दी है कि मैं दिवालिया हो रही हूँ। इसने NCT को, जो नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल है, उसके बारे में विजिट कर लूंगा, मैं बता दूंगा कि NCT होता क्या है। उनको इन्होंने चिट्ठी लिख दी और कह दी भैया मैं दिवालिया घोषित हो रहा हूँ, खुद ही NCT जो होता है नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल है, जो कि 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। संसद की एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, कंपनी अधिनियम उसे कहते हैं, और कंपनी अधिनियम के तहत ये बनाया गया था, एक बॉडी बनाई गई थी। तो 2016 में फोर्स में आई, यानी कि क्रियान्वयन में आई मोदी की सरकार में। 2013 में यानी यूपीए की सेकंड की गवर्नमेंट में इसका गठन हुआ था। तो उसको इन्होंने, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बाहर के निवेशकों को देखती है, उनको मॉनिटर करती है, किसको दिवालिया करना है, कौन किस्त नहीं दे रहा है, कौन कंपनी शेयर किस शर्त पे खरीदेगी। सेबी के साथ एक और कंपनी, जो सेबी तो पूरा एजुकेशन देखती है, पूरा जो मोटा माटी जो पूरा एजुकेशन होता है, कंपनी आती है इन्वेस्ट करती है, उसको देखती है। सेबी के साथ ग्रॉस रूट पे क्या है, जो क्रियान्वयन नियमता हो रहा है या नहीं, इसको मॉनिटर करने के लिए ये NCT यानी कि नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल एक बॉडी है जो काम करती है। तो NCT को उन्होंने लेटर लिख दिया है कि भैया हम कर्जा वापस नहीं कर पाएंगे, हम दिवालिया हो गए हैं। तो इसलिए जो लोग मेरे साथीगण अभी भी जियो नहीं अपनाए हैं, मैं जियो का प्रमोशन तो खैर नहीं कर रहा हूँ, तो जो लोग जो है कंपनी एयरसेल का यूज कर रहे हैं तो अभी अपना सिम जो है पोर्ट करा लें। और पोर्ट कराने से ज्यादा जरूरी है इस जानकारी की बारीकियों को समझें कि किस तरह से 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कुछ मामला सामने नहीं आता, ठीक उसी एक सरकार पहले, एक कार्यकाल पहले एक मंत्रालय, उसी सिम मंत्रालय का मंत्री को इसी मामले में हटाया जाता है। किस तरह से चीजों को मतलब जो नियम है उनको अनदेखा किया जाता है, बाद में NCT को आगे आने पड़ता है, CBI को आगे आना पड़ता है, और फिर बाद में CBI को ही चुप करा दिया जाता है कि भैया ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं था। तो आप देख रहे थे newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेटिव जर्नलिज्म के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कल यानी अगले दिन कोई अगर वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। यदि आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।